हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे इकोनॉमिक्स ऑफ नो रट्टा ओनली कंसेप्ट। एंड जैसा कि आपको पता होगा, हम एक सीरीज कवर कर रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, जहां पे हमने दो यूनिट को कवर कर लिया। यूनिट फर्स्ट है यूनिट सेकंड। पहला था यूनिट नेशनल इनकम और सेकंड था मनी एंड बैंकिंग। होपफुली आपने उन दोनों यूनिट को देख लिया होगा। एंड आज की वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं यूनिट थर्ड, राइट, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सबसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी यूनिट है ये, और बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें, और सबसे ज्यादा मार्क्स भी यही कंसिस्ट करती है। 12 मार्क्स का ये चैप्टर है। ठीक है, याद रखेंगे 12 मार्क्स का ये पूरा चैप्टर है। और चैप्टर का मैं अगर स्ट्रक्चर बताऊं तो ये ऐसा है 60-40%। 60-40% का क्या मतलब, 60% आपका थियोरेटिकल है प्लस लॉजिक, एंड 40% प्रैक्टिकल है, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप के आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीजें हम एक एक करके कवर करेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। आपका काम क्या है, आप वीडियो को देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। ठीक है, तो यूनिट वाइज हमने शुरू करा। यूनिट नंबर थर्ड क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और ये इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो है। वैसे तो बहुत सारी वीडियो आ चुकी है क्लास 12 में, बट इस यूनिट से रिगार्डिंग फर्स्ट वीडियो है। मैं यूनिट वाइज पढ़ा रहा हूँ, और ये यूनिट में 3 टॉपिक को हमें कवर करना है, राइट। आप कोई सी भी बुक को फॉलो कर रहे होंगे, किसी बुक में 3 चैप्टर के फॉर्म में होगा, ये 4 चैप्टर के फॉर्म में हो सकता है, किसी में 2 चैप्टर के फॉर्म में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अलग अलग राइटर का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। एनसीईआरटी की बुक में या सीबीएसई में एक प्रिस्क्राइब एक यूनिट है, तो यूनिट के वाइज से हम सारी चीजें कवर करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो इसके अंदर मैं 3 टॉपिक को कवर कर रहा हूं। टॉपिक का नाम क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। एग्रीगेट डिमांड को देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एंड उसके रिलेटेड कंसेप्ट्स को देखेंगे। सेकंड टॉपिक जो है, इसके अंदर ही सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके जितने भी हैं। इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर, ये क्या होता है, इनकम डिटरमाइन कैसे करते हैं, और मल्टीप्लायर का क्या मीनिंग है, ठीक है, उसको देखेंगे। लास्ट वाला एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड देखेंगे। एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन, डेफिसिट डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि इसको करेक्ट कैसे करते हैं, यानी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को कैसे करेक्ट करते हैं, डेफिसिट डिमांड की प्रॉब्लम को कैसे करेक्ट करते हैं। तो जो आपने मनी एंड बैंकिंग में फंक्शन पढ़ा होगा, सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन था मनी क्रेडिट कंट्रोल करने का, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आता है, जो मैंने पहले भी बताया था। तो ये मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। अब शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, एग्रीगेट डिमांड के साथ। सो गाइस, जब शुरू कर लेते हैं अपने वीडियो को, तो जैसा कि मैंने बताया, यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे मेन यूनिट और माइक्रो इकोनॉमिक्स पे यही चलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे एट द एंड जो टॉपिक आगे बढ़ेगा, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इनकम कैसे डिटरमाइन होता है, इनकम इकोनॉमी के अंदर या एम्प्लॉयमेंट। तो उससे वहां तक पहुंचने से पहले आपको बहुत सारी बेसिक चीजों पढ़नी पड़ेगी, वही हम शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड से जितने भी रिलेटेड कंसेप्ट है उसको इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एग्रीगेट सप्लाई पे बात करेंगे भाई। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है डिमांड और सप्लाई, राइट, जो इंडिविजुअल चीजों पे बात करते हैं। उसी तरीके से मैक्रो बड़े लेवल पे आते हैं, तो डिमांड की जगह क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई की जगह क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई। बट इतना इजी नहीं है, मतलब इतना छोटा ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे और कंसेप्ट है। अब समझना, ठीक है। मैं जनरली आपसे डिमांड पूछूं तो डिमांड का क्या मतलब होता है, जनरल टर्म में पहले बात करते हैं। डिमांड का मतलब क्या होता है भाई, आप एक कंज्यूमर है, मार्केट में जाएंगे, आपके पास गिवन इनकम होगी और एक्सपेंडिचर और जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस होगा उसके बेसिस पर खरीदने की इच्छा करेंगे, राइट, या मेरे को आपको चाहिए होगा, तो वो डिमांड होगा। बिल्कुल सही बात है। उसी तरीके से डिमांड एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, होल इकोनॉमी। यही सिचुएशन अगर पूरी की पूरी इकोनॉमी करे, मतलब डिमांड करे और एग्रीगेट तरीके से, कहने का मतलब सारे के सारे इकोनॉमी ही गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करने लग जाए, उसको एग्रीगेट डिमांड बोल देंगे। एज सिंपल एज दैट। बात समझ आती है क्या भाई? तो ये है एग्रीगेट डिमांड, कि भाई एक इकोनॉमी, यानी तीनों सेक्टर जो है, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी, तीनों सेक्टर में जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, जहां पे उनके पास इनकम है और गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस हैं, तो उसके बेसिस पे जो डिमांड आती है उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो ये बेसिक्स आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या है, थोड़ी बुकिश लैंग्वेज देखते हैं, जो हमें एग्जाम में लिखना है वो थोड़ा सा अलग है, ताकि अभी तो मैंने फेयर आइडिया दे दिया आपको। अब देखना डेफिनेशन क्या है। एग्रीगेट डिमांड, एडी, इसको शॉर्ट में हम एडी बोलेंगे। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एडी बोलेंगे, रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sector of an economy are planning, ये important word है, planning to buy at a given of income during a period of one accounting year। देखो बहुत सारी बातें इसमें कहते हैं, देखना समझना ध्यान से। पहली बात, एग्रीगेट डिमांड भाई टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होगा। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदूंगा ना। सप्लायर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचता है, और डिमांड करने वाला क्या बंदा करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा। तो ये टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, आपको पता है। ठीक है, विच ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी, क्योंकि एग्रीगेट है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदेगा, पूरी की पूरी इकोनॉमी है क्योंकि एग्रीगेट है। आर प्लानिंग टू बाय, याद रखो प्लानिंग होता है, एक्चुअल नहीं होता, प्लानिंग होता है, वो सोच रहे होते हैं कि वो एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, प्लानिंग टू बाय
एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, उनके पास एक गिवन इनकम होगी, ठीक है, इकोनॉमी के पास, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। और ऐसा नहीं कि कभी भी, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर पता होगा आपको, एक अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। बात समझ आई? तो यहां तक सारी बातें समझ आ गई। एक बार और बता दूं कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी, बोले तो पूरा का पूरा इकोनॉमी ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ वन अकाउंटिंग ईयर पीरियड। अब यहाँ पे मैं सारी चीज समझ आती है, बच्चे का कंफ्यूजन आता है, सर ये प्लानिंग का क्या मतलब है, या प्लानिंग क्यों कर रहा है, एक्चुअल में कैसे नहीं पता चल रहा है। तो एक चीज समझो आप, ठीक है, यार आप एक चीज बताओ, इकोनॉमी ऐसी इजी तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है, बिहेवियरल स्टडी करनी पड़ती है। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि एक्चुअल में कितना एग्रीगेट होने वाला है, या कितने लोग डिमांड करने वाले हैं? देखो नहीं बता सकते है ना। तो प्लानिंग से सर कैसे पता चलता है? प्लानिंग का मतलब है कि हम ना एक गैस करते हैं, ऐसा एक्चुअल नहीं है, ये एस्टिमेटेड होता है। आप एक्चुअल में बता सकते हो क्या कितना डिमांड होगा? एस्टिमेट होता है, प्लान करते हैं। किस बेसिस पे करते हैं सर, कैसे पता चलता है? देखो पिछले वाले डेटा को लेके, जैसे हम बजट बनाते हैं अगले साल का, तो वो पिछले वाले डेटा के बेस पे देते हैं। इस तरीके से जो मैं एग्रीगेट डिमांड करूंगा तो मैं पिछला वाला डेटा होगा जो इकोनॉमिस्ट होगा उसको स्टडी करेगा। कैसे स्टडी करेगा? उसको ये तो पता है ना कि तीनों सेक्टर में इतना प्रोडक्शन हुआ, ये तो डेटा होता है हमारे पास। हमें प्राइमरी सेक्टर से इतना हो, क्योंकि जीडीपी पता होती है हमें, और फिर ये भी पता होता है कि कौन कौन कितने कितने सेक्टर से कितने कितने डिमांड आ रही है, कितने कितने लोग वो परचेज कर रहे हैं, एक एस्टिमेट करते हैं। इसलिए जो ये एग्रीगेट डिमांड होती है वो प्लानिंग होती है, प्लान होती है, एक्चुअल में नहीं होती। बात समझ आ गई? यानी एग्रीगेट डिमांड क्या पढ़ा हमने? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है भाई ऑल जो भी ऑल द सेक्टर्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी इकोनॉमी के अंदर, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए प्लानिंग करते हैं एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम और एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। तो इस पूरी डेफिनेशन को हम बोल देंगे एग्रीगेट डिमांड। बात समझ आई क्या? अच्छा ये डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। अच्छा ये यहाँ पे देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक इक्वेशन लिखी है मैंने, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। शॉर्ट में एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी मैं एग्रीगेट डिमांड बोल रहा हूँ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको ध्यान से समझो आप पहले, इसका मतलब क्या समझो। लेट्स से मैं मार्केट में गया, ठीक है, मार्केट में गया, एग्जांपल के लिए 1% का मान लेते हैं, बाकी वही सेम प्रोसीजर होल इकोनॉमी पे भी काम करेगा। अब मार्केट में गया और आपने सोचा कि मैं डिमांड करता हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, डिमांड करता हूँ कि भाई 10 रुपए का सामान खरीदूंगा, है ना। तो मार्केट में जाने के लिए सोच रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं खरीदूंगा और ये मैं डिमांड करूंगा ऐसे मार्केट में जाके। तो ये जो डिमांड करोगे आप, ये इनडायरेक्टली आप खर्चा करने वाले हो कि नहीं, पहले बताओ। जो आपकी डिमांड है, जो भी आप डिमांड करने वाले हो, खर्चा करने वाले हो कि नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो डिमांड होती है आपकी, डिमांड जो होती है वो आपके एक्सपेंडिचर की इक्वल होती है। अरे बात समझिए क्या, यही फंडा यहाँ पे समझना कि जो भी लोग है जो डिमांड करेंगे, प्लानिंग कर रहे हो चाहे एक्चुअल में डिमांड कर रहे हो, वो इनडायरेक्टली क्या है, एक्सपेंडिचर ही तो है। अगर मैं सोच रहा हूँ यार कार खरीदूंगा, मेरी डिमांड है, इकोनॉमी सोच रही है कितना एक्सपेंडिचर, इतना डिमांड करेगी वो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर गुड्स का। तो डिमांड करेगी, यानी डिमांड करना मतलब खरीदने के लिए सोचना या खरीद लेना एक्चुअल में, तो वो इनडायरेक्टली वो एक्सपेंडिचर ही तो है। तो इसका मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। बात समझ आ गई क्या? एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे ताकि इससे अभी आपको पता चलेगा आपको कि इक्वेशन का हेल्पफुल होगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जहां पे हम इसके एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट को देखेंगे, ठीक है। सो गाइस आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को, आप देखते हैं कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है, बट आपको बेसिक से समझना जरूरी है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ ली हमने, अब कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड देखते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले हमने एक और इक्वेशन बताई मैंने, जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल होता है, उसका लॉजिक भी हमने समझा, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे आप, हम नेशनल इनकम में एक चीज पढ़ के आए हैं, 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम निकालने के, ठीक है। पहला होता है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड। तो जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है उससे क्या निकलता था? एक्सपेंडिचर मेथड से मुझे ये पता चलता था कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक इकोनॉमी में टोटल कितने तरीके से खर्चे हो गए। अरे यही करता था क्या एक्सपेंडिचर मेथड में? हम क्या निकालते थे? जीडीपी, फिर क्या होता था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस फिर क्या होता था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एनएक्स, यही होता था। इसका मीनिंग जो जीडीपी निकलता है, इसका मीनिंग क्या होता है? एक मीनिंग तो ये होता है कि टोटल प्रोडक्शन कितनी होती है एक अकाउंटिंग ईयर में तीनों सेक्टर में, या दूसरा मीनिंग कि इसकी मनी वैल्यू क्या है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है इकोनॉमी के अंदर पूरे सेक्टर में, है ना। और यहाँ भी तो मुझे वही चीज निकालनी है। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड निकालना है मुझे, और एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल होता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की। और ये जो जीडीपी निकल रहा है वो इनडायरेक्टली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल है। अरे बात समझ पा रहे हो?
जीडीपी जो निकल रहा है वो डायरेक्टली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर तो है, क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या है कि टोटल अकाउंटिंग में लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, यानी इसका मतलब डिमांड कितनी कर रहे हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमने देखा। और जो हमें पता है एक्सपेंडिचर निकालने का फॉर्मूला जो हमने नेशनल इनकम पढ़ा था, जीडीपी इक्वल टू प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट प्लस एनएक्स बोलते हैं। तो अगर ये इसी तरीके से है, इसका मतलब इसका जो एग्रीगेट डिमांड निकालने का जो फॉर्मूला होगा, जो कंपोनेंट होगा, वो भी इससे मिलता जुलता होगा, ये सोर्स से मिलता जुलता है, और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। क्या होता है एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट, देखना C प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, क्या है C प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, और ये है कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सर फिर ये नाम क्यों चेंज हो गया, देखो नाम इसलिए चेंज हो गया क्योंकि वहां पे नेशनल इनकम था, अगर हम दोनों को सेम रखेंगे तो ये एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम के निकालने के तरीके में डिफरेंशिएशन नहीं होगी, खाली सिर्फ और सिर्फ हमने इसकी नोटेशन को चेंज करिए। देखो क्या हो गया, प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मैंने C बोल दिया, गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मैंने क्या बोल दिया, G बोल दिया, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को मैंने इन्वेस्टमेंट बोल दिया, और एनएक्स को एनएक्स ही रहने देगा। अरे बात समझ पाएगा। तो ये होता है हमारा कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है इकोनॉमी के अंदर लोग कितना प्लानिंग कर रहे हैं एक्सपेंडिचर करने के लिए, बात समझ आई। और एग्रीगेट डिमांड का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जितना डिमांड करेंगे उतना एक्सपेंडिचर करेंगे। और मुझे पता है एक्सपेंडिचर निकालने का एक फॉर्मूला मुझे मैंने पढ़ रखा है कि इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंडिचर कितना निकलता है, ठीक है। और वो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए मैंने ये जो तरीके थे उसको मैंने दूसरे नोटेशन में कर दी, यानी C प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, ठीक है। C क्या है, प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, G क्या है, गवर्नमेंट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और NX क्या है, नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये चारों तरीके से पता है आपको एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा कंपोनेंट, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रहा है। सो अभी हमने कंपोनेंट देख लिया है, AD इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि AD इक्वल टू क्या होगा, C प्लस I, AD इक्वल टू क्या होगा, C प्लस I। सर ऐसा कैसे, तो समझो यहाँ पे हमें ना पढ़ना ही यही है, AD इक्वल टू C प्लस I, यानी टू सेक्टर के अंदर पढ़ना है ना। ऊपर जो ये इक्वेशन है ना C प्लस I प्लस G प्लस I, यहाँ पे 4 सेक्टर है, 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4। NX वाला फॉरेन सेक्टर हो गया, राइट, G वाला गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, I वाला आपका प्राइवेट सेक्टर हो गया, C वाला आपका हाउस होल्ड सेक्टर हो गया। तो चारों सेक्टर में से आपको सब चीज नहीं पढ़ना है, आपको 2 ही सेक्टर पढ़ना है, एक है हाउस होल्ड सेक्टर प्लस फॉर्म सेक्टर, ठीक है। इसलिए AD इक्वल टू जो भी आगे चैप्टर पढ़ेगा हम AD इक्वल टू C प्लस I ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। G और ऐसा नहीं है कि AD इक्वल टू C प्लस I होता है, AD इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX होता है, बट हमारी सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, आप G भी लाएंगे तो उसके भी ट्रीटमेंट को देखना पड़ेगा, वो कैसे बिहेव करता है। इसलिए हम सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसको, AD इक्वल टू C प्लस I लेंगे तो आपके सिलेबस में यही है, याद रखें 2 सेक्टर में होगा। तो आपसे जब भी AD बोलूंगा इक्वल टू C प्लस I बोलूंगा, और ये कंपोनेंट है इसका, इसको ध्यान में रखेंगे। कंपोनेंट के नाम बता दिए, मैं भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके टेबल से स्केड्यूल से देखेंगे कि कैसे AD को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर के टर्म में, एंड देन डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। सो गाइस अब देख लेते हैं अपने टेबल को, स्केड्यूल को, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा है कि AD क्या होता है, AD इक्वल टू C प्लस I, ठीक है। तो हमने पढ़ा टू इकोनॉमिक सेक्टर में, तो हमें C चाहिए तो हमने C लिखा है, यहाँ पे हमें I चाहिए, हमने I लिखा, दोनों का ऐड करेंगे C प्लस I हो जाएगा। और आपको पता है जो एक्सपेंडिचर ये होता है वो गिवन इनकम पे होता है, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास इनकम गिवन है, और इनकम क्या है, जीरो इनकम हो सकती है कि नहीं, पहले सोच के बताओ। जीरो से शुरू कर रहे हैं, ये सोच सकते हैं अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपके पास इनकम जीरो हो जाएगी। जनरली सोच के देखो, अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आपके पास इनकम नहीं है, तो पॉसिबिलिटीज है कि आपको कोई अर्निंग नहीं होगी, जो जीरो इनकम हो सकती है। उसके बाद हमने क्या करा, 100 का गैप लेके 1600 तक बनाया। अच्छा, ये हमेशा 100 के गैप पे ही होगा क्या सर, देखो ऐसा नहीं होता है, बट इजी बनाने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो हमने एक नॉर्मल कांस्टेंट चेंज लिया है। यहाँ पे 100 के बाद 100 का चेंज आ रहा है, ये आपको बस नॉर्मल लिख देना है, और टेबल को याद कर लो। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी अपने तरीके से भी लिख सकते हो, बट एग्जाम में ऐसा ना हो कि आपको सोचने में टाइम लगता है। तो एक इनकम है, क्योंकि गिवन इनकम पे एक्सपेंडिचर को देखना होगा, तो इनकम को हमने लिखा ताकि सही तरीके से हम समझ पाए, 0 से लेकर 600 तक, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट देखो, पहले इन्वेस्टमेंट I है, और ये हर जगह क्या दिख रहा है आपको, 20 सर ऐसा कैसे हो गया, इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट होता है क्या, देखो बिल्कुल कांस्टेंट नहीं होता है, बट हम मान के चलेंगे, ये हमारी अजम्पशन है, हमारे पूरे चैप्टर में अजम्पशन है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है हर जगह, चाहे इनकम जीरो हो चाहे कोई भी इनकम हो, इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, राइट, वो सेम है, वो कांस्टेंट है 20-20-20। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, आई बार से, और उसको क्या बोलते हैं, आई बार का मतलब होता है कोई भी चीज उसके ऊपर बार लग जाओ कांस्टेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, जो भी चीज कांस्टेंट है उसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इसलिए इसको बोला ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आ जाए कंजम्पशन पे, तो कंजम्पशन यहां से शुरू हो रहा है, 0 इनकम है और 40 कंजम्पशन है, ठीक है। क्या बोला मैंने, 0 इनकम है 40 कंजम्पशन। अब यहाँ दिमाग थोड़ा सा चकराया होगा,
सर ये कैसे हो गया? सर इनकम तो कमाई नहीं बिल्कुल, और 40 यूनिट का खर्चा कैसे हो गया, एक्सपेंडिचर कैसे हो गया? अच्छा ये पॉसिबल है कि नहीं, पहले सोच के बताओ। इनकम जब जीरो है, एक्सपेंडिचर कुछ ना कुछ हो, तो कोई तो बोलेगा सर ये पॉसिबल ही नहीं, क्या फालतू की बातें बोल रहे हो। तो देखो यार पॉसिबल है। लेट्स से एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि आप ना नौकरी कर रहे थे आप, ठीक है, नॉर्मली नौकरी कर रहे थे और आपकी ना नौकरी चली गई। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन, अभी एग्जांपल है लॉकडाउन का। लॉकडाउन में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, वो 3 महीने से उन्होंने कोई काम नहीं करा, कोई उसकी इनकम नहीं हुई, तो उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया, एक्सपेंडिचर करना छोड़ दिया। सोच के देखना, कंजम्पशन करना छोड़ दिया क्या? नहीं, इनकम हो या ना हो, नेसेसरी जो गुड्स एंड सर्विसेज है सर्वाइवल के लिए वो तो करेंगे ना, वो तो खर्चा करेंगे ना, वो तो चाहिए ही चाहिए ना। नॉर्मल रोटी दाल, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, उसके लिए एक्सपेंडिचर तो करेंगे। तो यानी कहने का मतलब अगर मेरी इनकम जीरो है तो एक्सपेंडिचर हो सकती है, पहली बात ये याद रखना। जब इनकम जीरो है तो कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होगी। तो आप दूसरा सवाल आएगा सर इनकम ही जीरो तो कहां से एक्सपेंडिचर कर पा रहे? तो देखो भाई, सेविंग नाम की कोई चीज होती है, हमने सेविंग करी हुई है तो उसका यूज करेंगे। लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, जो सेविंग उनकी हुई है उनका पिछले वाले का यूज करके एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। दूसरा बोरिंग कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं किसी अपने जानने वाले से, ठीक है। तीसरा जो अपनी एसेट है उसको बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, कुछ भी बेच देंगे, उससे खरीदेंगे। तो 3 तरीके, सेविंग, बोरिंग कर सकते हैं और एक्सपेंडिचर ले सकते हैं किसी से उधार, या कुछ बेच सकते हैं एसेट्स को। तो इस तरीके से पूरा होगा, ठीक है। तो जब इनकम जीरो होती है और उस पर कुछ ना कुछ खर्चा होता है तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, उसको डिनोट करते हैं सी बार से। क्या बोला मैंने? इनकम को आई से डिनोट करेंगे, वाई से डिनोट करेंगे, याद रखना। आई से तो इन्वेस्टमेंट होती है, तो जब इनकम जीरो होता है और उस पर कुछ ना कुछ आपका एक्सपेंडिचर होता है तो उसको मैं बोलता हूँ ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर। ये बात याद रखें, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया था। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सॉरी इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? जब कंज्यूम इकोनॉमी के अंदर इनकम जीरो होती है, कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होता है, तो जो जीरो इनकम पे जो एक्सपेंडिचर होती है उसको मैं बोलता हूँ ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ये देखो राइट। 120, 200, 280, 360, 440, 520। ये भी कैसे याद रखोगे? टेबल इजी है। देखो मैंने इजी बनाने के लिए क्या करा है, इसमें ना 80 का ऐड कर दिया, सिंपल बनाने के लिए 80 का ऐड कर दिया। 120, 200, 280, 364, 420, 440, 520, सब में 80 ऐड हो जाएगा तो याद रहेगा। यहाँ 0 से 600, यहाँ पे 40 ले लो और 80 ऐड करते चलो। यहाँ पे कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से, 40 लेना, 540 ले लो, 20 लेना ले लो, 20 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कंजम्पशन हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझो आप पहले, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी क्यों बढ़ रहा है, डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा? तो ये बहुत लॉजिकल बात है कि भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं। या 100 रुपए कमाता था तो 20 रुपए खर्चा करता था, 200 रुपए कमाऊंगा तो 20 ही खर्चा करूंगा, क्या 30 पे जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारा शौक, हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, कंजम्पशन भी बढ़ता है। वो ये वाली बात शो कर रहा है। जीरो इनकम पे कुछ ना कुछ तो होगा, बट जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा एक्सपेंडिचर भी बढ़ता चल जाएगा। बात समझ आई? ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, आगे बहुत काम आने वाली है। y हो गया, c हो गया, i हो गया। अब मेरे को निकालना है ad क्या होगा, c प्लस i, c और i को जोड़ दूंगा। बहुत सिंपल, 40 और 20 60, 120 प्लस 20 140, 200 प्लस 20 220, 280 प्लस 20 300, 360 प्लस 20 380, राइट। कोई गलती हो तो देख लेना भैया ना। 460, 520 प्लस 540 540, ठीक है। आई थिंक सब सही है। तो ये हमारा एडी आ गया। यहाँ पे हमने टेबल को डिस्कस करा, छोटी छोटी चीजें देखी, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब वीडियो के लास्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो हम इसके डायग्राम को देखेंगे और वहां पे फिर हमारा एग्रीगेट डिमांड पूरी तरीके से बेसिक्स खत्म हो जाएगा। सो गाइस अब डायग्राम को देख लेते हैं अपने एग्रीगेट डिमांड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, 2 एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बात सही है, यहाँ पे 0 मार्क कर दिया मैंने, वहां एक्स यहाँ पे, ठीक। अब सवाल है कि एक्स एक्सिस पे क्या लिखूं, तो आपको पता होगा कि वो चीजें लिखी जाती है जिसके रिस्पेक्ट में वाई रिलेटेड होता है। वो चीजें एक्स एक्सिस पे लिखी जाती है जिसके रिलेटेड होता है। तो भाई वाई पे तो हमें लिखना है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर चाहिए। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड है, यानी एग्रीगेट डिमांड बोलूं या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलूं, बात एक है, वो रिलेटेड है इनकम से, आपकी वाई से। वाई का मतलब इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इनकम है, ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाएगी इनकम, ठीक है। और इस हिसाब से इस तरफ से वाई एक्सिस पे एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये बेसिक समझ आया। अब ये पहली चीज देखो, यहाँ पे मैंने ये वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड मैंने 20 मार्क का है, एक कांस्टेंट लाइन, ठीक है। आई बार क्या है, 20। आपको पता ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं, तो ये मार्क हो जाएगा सिंपली जो हमारे टेबल में था, क्योंकि सी प्लस आई चाहिए हमें, है ना। तो आई मार्क कर दिया मैंने, जो जो था टेबल में, यानी एडी पर जो सी प्लस आई था वो मार्क कर देते जाएंगे। आई मार्क कर दिया मैंने। अब सी मार्क करना है, तो सी मार्क करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा कि आपको पता है कि सी जो होता है वो सबसे पहले होता है सी बार, यानी जीरो जब इनकम लेवल होगी उस पर जो एक्सपेंडिचर होगा वो लेंगे। तो हमने देखा अपने टेबल को देखना, साथ में रखना, जब देखना इनकम जीरो है तो कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होगा। तो आपने देखा जब इनकम जीरो है तो एक्सपेंडिचर है 40, यही था। जब इनकम जीरो है तो एक्सपेंडिचर 40, यानी 0 से A तक। इसको 0 से A तक मैं क्या बोल दूंगा, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर जो 40 है।
यानी जो मेरा सी शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा, मेरे बात समझ आ रही है क्या? सी शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, एक आपको पता है कि कांस्टेंट चेंज है उसमें 80 का गैप है, हमने इजी समझने के लिए लिया 40, फिर 80 का गैप ऐड करा था हमने 120, फिर 200, तो एकदम कांस्टेंट लाइन रहेगी, इंक्रीज हो रही है इसलिए अपवर्ड, और कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं बन रहा कर्व, क्योंकि वो इसमें कांस्टेंट चेंज है, जो स्लोप है उसका कांस्टेंट है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगी ऊपर की तरफ। सी बन गए, बात समझ आ गई? ठीक है। अब चाहिए मुझे एडी, तो सी में क्या ऐड कर दूं भाई? आई ऐड कर दूं क्या? सी ऐड कर दूं, आई ऐड कर दूं, तो पता है आपको कि जो आई है वो कांस्टेंट है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो इसका ये अमाउंट है वो आई कांस्टेंट होगा हर जगह, क्योंकि 20 20 20 20 हर जगह ऐड हो रहा है। तो जो लाइन होगी वो पैरेलल ही तो बनेगी इसकी। आपने क्या करा, सी में 20 20 20 20 ऐड करा, तो जो एडी बना वो लाइन बनी आपकी बी से शुरू होगी, ठीक है, और वो किस तरह बनती चल जाएगी, एकदम पैरेलल टू कंजंक्शन लाइन, और एक सीधी अपवर्ड लाइन एडी का बन जाएगा, जो मेरा कर्व बन जाएगा एडी इक्वल टू सी प्लस है। ये बात समझ पाए क्या? और पहली जो यहां से जो लाइन शुरू हो रही है वो क्या शुरू हो रही है? बी से। क्यों? क्योंकि इसमें इतना ऐड हो रहा है आपका क्या, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, और ये इतना ऐड हो रहा है क्या, ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और दोनों ऐड करके फिर एग्रीगेट डिमांड बनेगा और एकदम पैरेलल बनेगी। पैरेलल का रीजन समझ आया क्या? क्योंकि इनके बीच में एक कांस्टेंट चेंज है जो है इन्वेस्टमेंट का, और कांस्टेंट चेंज होता तो लाइन तो पैरेलल ही बनने वाली है। बात समझ आई क्या? तो ये हमारा डायग्राम हो गया एडी का। होपफुली आपको जो भी आज हमने शुरू करा यूनिट 1 फर्स्ट वीडियो में एग्रीगेट डिमांड के साथ वो सारी चीजें आपको समझ आ गई, उसका डेफिनेशन, उसके पीछे का रीजन, ठीक है, फिर हमने इसका डायग्राम देख लिया, इसका स्केड्यूल देख लिया, इसके पीछे छोटे छोटे टॉपिक्स देख लिए, तो पसंद आ रही होगी होपफुली वीडियो आपको। और इसके अलावा भी आपको कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझे सोशल मीडिया पे मुझसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और कमेंट करके अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज, एक रिक्वेस्ट मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो अब याद करके आया मैं कि लाइक कर देकर यार पसंद आ रही है तो वीडियो, और सब्सक्राइब कर दो चैनल, अगर आगे भी क्लास 12th 11th की वीडियो चाहिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशन जैसे नई वीडियो डालूं आती रहे, ठीक है। और सबसे पहले तो टारगेट यही है कि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो, ताकि मैं लाइव वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं हर संडे, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है। उससे ज्यादा सही रहता है, लाइव इंटरेक्शन में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, और मैं आपकी मदद कर रहा हूं, तो आप मेरी हेल्प करो दूसरे लोगों की और मदद करने में, स्टूडेंट की, कैसे? शेयर करके, ठीक है। सो इतना ही कहना था मुझे, एंड होपफुली सब चीज क्लियर होगा आज के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।